राम राम दोस्तों। मैं फौजी राकेश भाई, फौजी ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय मल्टी थेरेपी सेंटर से। दोस्तों, कल हमने जो बात की थी नाड़ी परीक्षा के बारे में, आज बड़े ही ज़बरदस्त और आसानी से आप रोग की पहचान कर सके उसके बारे में हम जानकारी देंगे। बस आप अंत तक बने रहें वीडियो में, क्योंकि आज मैं जो जानकारी दूंगा तो आप अपने आप ताजुब करोगे, क्या नाड़ी परीक्षा इतनी आसान है और हम क्या इनसे ये रोग भी पता कर सकते हैं। तो जानिए, यदि किसी के शरीर में बाहर या अंदर सूजन हो तो उसकी नाड़ी इस प्रकार चलेगी जैसे सूखी लकड़ी पर आरा चलाते हैं। वो कभी ऊपर जाएगा, कभी अपनी तरफ खींचेगा, कभी धक्का देगा। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर या बाहर सूजन है, केवल नाड़ी से। जिस व्यक्ति को अम्ल पित्त हो या उसके आमाशय में खटास हो तो उसकी नाड़ी ऐसे चलेगी जैसे कहीं जंप लगाते हुए जा रहे हैं। और वो जगह कौन सी होगी? जो हमारी तर्जनी होगी, पहली उंगली और दूसरी उंगली, तर्जनी और मध्यिका के बीच में, जो पॉइंट बीच में जो जगह मिलती है उस पर वो ऐसे जंप करते हुए जाएगी। तो वो अम्ल पित्त की या फिर आमाशय में खटास की निशानी है। यदि किसी रोगी के बाएं हाथ की नाड़ी तेज हो और खांसी और जुकाम भी हो तो ये समझो कि उसके फेफड़ों में घाव है। किसी व्यक्ति का उच्च उच्च रक्तचाप भी हो और जिधर देखे वो एकटक देखता ही रहे, क्योंकि उसकी आंखें पथराई जैसी दिखाई देती हैं, वह पथराई आंखों से एकटक लगा के देखेगा, चाहे लेफ्ट साइड में देखे चाहे राइट साइड में देखे। और उसकी नाड़ी, जहाँ पर हम नाड़ी स्पर्श करेंगे वहाँ कठोर रूप में मिलेगी। तो आप समझे उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। जिस महिला की नाड़ी कभी विषम परिस्थिति में चलती है, कभी सम में चलती है, तो 10-12 बार विषम में चलेगी, उसके बाद 2-3 बार सम में चलेगी, तो आप ये समझे उस महिला को प्रदर रोग है। जिस महिला की नाड़ी जोक के समान एक सी और धीरे धीरे चलती है और हमेशा ही ऐसी रहती है, तो उसको भी प्रदर रोग की संभावना होती है। यदि किसी महिला की नाड़ी तर्जनी के नीचे इतनी फड़कन इतनी धीमी हो कि वो पकड़ में नहीं आ रही हो, तो भी आप ये समझे कि उस महिला को प्रदर रोग है और दही के चकते वाला प्रदर है, जो थोड़ा से ज्यादा रूप में होता है। जिस रोगी की नाड़ी कभी तेज आती है और फिर पीछे हट जाती है, फिर तेज आती है, जैसे समुद्र में पानी की लहर आती है, एक बार तेज आती है, फिर धीमे हो जाती है, फिर तेज आती है। तो इस प्रकार किसी की नाड़ी की गति हो तो उस रोगी को पसली का दर्द मिलेगा। यदि किसी रोगी की नाड़ी बीच वाली उंगली के नीचे एक लंबी लाइन में चलती हो, थोड़ी देर में बहुत तेज चलना शुरू करे, तो आप ये समझे उस व्यक्ति को खून की खराबी है। यदि हम भी नाड़ी परीक्षा का अभ्यास करें अपने घर पर या आस पड़ोस में, तो आप उस रोगी को ढूंढे जिसका पेशाब की प्रॉब्लम है, उसका पेशाब बूंद बूंद करके गिरता है, उसकी नाड़ी मेंढक की तरह उछल उछल कर फुदक फुदक कर चलती प्रतीत होगी। ऐसे रोगियों को आप आसानी से पहचान सकते हैं और बार बार अभ्यास करो। यदि आपको नाड़ी का अभ्यास करना है तो हर रोज कम से कम 15 से 20 व्यक्तियों की नाड़ी आप देखो, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह किस प्रकार की नाड़ी होगी
दोपहर को किस प्रकार की होगी और रात को किस प्रकार की होगी, आप स्वयं उसमें अंतर महसूस कर सकते हो। उसी प्रकार आप अभ्यास करके देखो, किसी व्यक्ति की नाड़ी सर्प की चाल चाल की नाड़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, तो आप उसको पता लगा सकते हैं कि यह रोगी बहुमूत्रता का रोगी है। आप इसको बार बार अभ्यास करें तो आपको बड़ी ही आसानी होगी सीखने में। टीबी वाले व्यक्ति की नाड़ी हाथी की तरह धीरे धीरे चलेगी या फिर मरते हुए सांप की तरह चलेगी, क्योंकि हाथी जब पैर आगे उठाता है तो एक पैर रखता है, थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा पैर रखता है, फिर तीसरा रखता है, ऐसे मस्ती में चलता है। उसी प्रकार मरता हुआ सांप भी कुछ देर रुक जाएगा, थोड़ी देर बाद हिलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर हिलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर हिलेगा। तो इस प्रकार टीबी वाले रोग की नाड़ी भी हम आसानी से सीख सकते हैं। जो यकृत के रोगी है, जिनका यकृत खराब है, उसकी नाड़ी भी हम आसानी से सीख सकते हैं। जब हम उसकी नाड़ी चेक करेंगे तो फटे हुए बाँस की तरह होगी। जैसे बाँस फटा हुआ होता है तो वैसे ही उसकी नाड़ी होगी। इसका भी हम बार बार अभ्यास करेंगे तो ऐसे व्यक्तियों का आसानी से पता कर सकते हैं कि किस रोगी की नाड़ी किस प्रकार चलती है और उसको कौन सा रोग है। इस रोगी की नाड़ी ठहर ठहर कर चलती है या फिर रुक रुक कर चलती है, तो आप ये समझे ऐसे व्यक्ति का जीवन खतरे में है और उसको तुरंत कोई अच्छा सा उपचार दिलाए, या फिर यदि आप समर्थ है तो आप भी उसका उपचार कर सकते हो। जिस व्यक्ति की नाड़ी अंगूठे के नीचे मूल में, वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह में चलती है और तेज गति से चलती है, तो ऐसा ऋषि मुनियों ने बोला है कि उस रोगी का समय एक दिन का ही है और वह जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जिस रोगी की नाड़ी कभी हिलती हुई दिखाई दे, कभी कुछ महसूस न हो, फिर कभी हिलती हुई दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन भी बहुत कम है। ये समझो वो व्यक्ति एक दो दिन का ही मेहमान है। जिस रोगी की नाड़ी चलने में तो सर्प की गति से टेढ़ी मेढ़ी चलती है, लेकिन वह गर्म प्रतीत होती है, ऐसा रोगी भी नहीं बचता। जिस रोगी की नाड़ी हमको महसूस ही न हो, और यदि हम पैर के जो गट्टा होता है उसके पास में ये नाड़ी देखे तो उस वहां कुछ कुछ प्रतीत हो, तो ऐसा रोगी भी नहीं बचता। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी 1 मिनट में 72 बार चलती है, थोड़ी कम ज्यादा भी हो सकती है। 70 या 75 को भी आप ये समझो कि 72 बार ही है, वो व्यक्ति भी स्वस्थ ही होगा। तथा उसका तापमान भी 98.4 फ़ारेनहाइट होगा, आप चेक कर सकते हो। बुखार में आप इसका अभ्यास और अच्छी तरह कर सकते हो। यदि व्यक्ति को बुखार होगा और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा हुआ होगा, तो नाड़ी की गति 10 बार ज़्यादा फड़कती है। इससे आप महसूस कर सकते हो कि व्यक्ति को बुखार है और 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी 20 बार ज़्यादा चले तो आप ये समझे उसका टेम्परेचर 2 डिग्री ज़्यादा हो रखा है। 98.4 तो होता ही है, तो उसका 99.4 होता है। इसी प्रकार बिना थर्मामीटर के आप किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर जान सकते हो। लेकिन टाइफाइड में नाड़ी की गति ज़्यादा न बढ़ कर के कम गति से चलती है, उसकी धड़कन कम होगी। अभी मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ कि जन्म से बुढ़ापे तक
एक शिशु अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक एक व्यक्ति की नाड़ी कितनी बार फड़कती है, ये हर अवस्था में अलग अलग महसूस होगी आपको। जन्म के समय शिशु की नाड़ी 130 से 140 बार फड़कती है। पहले महीने में एक महीने के शिशु की नाड़ी 120 से 130 बार चलेगी। 6 महीने तक शिशु की नाड़ी 130 तक ही रहती है और 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक 120 तक उसकी नाड़ी चलती है। 2 वर्ष तक के बच्चे की नाड़ी 100 से 115 तक चलेगी। 3 वर्ष तक के बच्चे की नाड़ी 90 और 100 के बीच में होगी। 7 वर्ष तक के बच्चे की नाड़ी 85 से 90 के बीच में होगी। 14 वर्ष के बच्चे की नाड़ी 80 से 85 के बीच में होगी। प्रौढ़ावस्था में नाड़ी 70 से 75 के बीच होगी और वृद्धावस्था में बुढ़ापे में नाड़ी 60 और 70 के बीच में मिलती है। तो इस प्रकार आप नाड़ी की पहचान भली भांति अच्छे और सुंदर तरीके से कर सकते हो। बड़ी ही आसान तरीका है नाड़ी परीक्षण करने का, क्योंकि आपको पता ही होगा अब तक हम यही भ्रांति बनाए हुए हैं कि नाड़ी का परीक्षण कैसे करें, कितनी मुश्किल है और कैसे बड़े बड़े वैद्य इसकी पहचान कर सकते हैं। वाकई में ये बात सही है, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों का हम सफल परीक्षण अपने घर पर आसान विधि से कर सकते हैं। लेकिन अभ्यास के द्वारा उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नई जानकारी जानने को मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जय माता जी की।